हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट 2 पर आधारित आज हम प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं, जिसमें यूनिट 2 क्या है तो नागरी लिपि का इतिहास, विकास, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। उस पर आधारित प्रश्नोत्तर जो है आपको करना है। तो टॉपिक आप सभी के पास है, आपने सभी ने कंटेंट भी इस पर पढ़ लिया है, और जिन्होंने एमसीक्यू ले ली है, ये प्रश्नोत्तरी ले ली है, उनके पास मेरी पीडीएफ भी होगी, तो उन्होंने इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो यहाँ पर बाकी अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते थे कि सेल्फ प्रैक्टिस तो आपकी हो ही गई होगी नोट्स के थ्रू, बाकी साथ साथ अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी बढ़िया है। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, नागरी लिपि का नामकरण नगरों से जोड़ने वाले विद्वान कौन हैं? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, गिरिसन, आर.एल. मित्र या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, अरबी या फिर रोमन से? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। नेक्स्ट है, गुजरात के किस शासक के शिलालेख में नागरी लिपि का प्रथम प्रयोग मिलता है? राजा जयभट्ट, राजा भोज, अमोघ वर्ष या फिर कुमारपाल? तो राइट आंसर क्या है इसका? 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है राजा जयभट्ट। नेक्स्ट है, नागर ब्राह्मणों के नाम पर इस लिपि का नाम नागरी पड़ा, यह मत किसका है? काका कालेलकर, डॉक्टर नामवर सिंह, भोलानाथ तिवारी या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागर ब्राह्मणों के नाम पर ये किसने माना है? तो भोलानाथ तिवारी ने। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से 4वीं व 5वीं सदी में किस लिपि का उद्भव हुआ? गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त लिपि का। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह ध्वन्यात्मक है, मतलब जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, या फिर यह प्रतीकात्मक है, यह चित्रलिपि है, या फिर इसमें मूक वर्ण होते हैं? तो आपने देखा कि चाहे बेशक इजी प्रश्न आए हों, लेकिन परीक्षा में इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस इस प्रश्नों से भी हो जाएगी। तो राइट आंसर है कि यह ध्वन्यात्मक है। ठीक है। नेक्स्ट है, देवनागरी में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 10, 11, 13 या फिर 14? तो स्वरों की संख्या कितनी है? तो वो है 11। नेक्स्ट है, शिरोरेखा का प्रयोग देवनागरी में क्यों किया जाता है? वर्णों को सजाने के लिए, शब्दों को पृथक पहचान देने के लिए, लेखन की गति कम करने के लिए, या फिर केवल धार्मिक ग्रंथों में? तो राइट आंसर है कि शब्दों को पृथक पहचान देने के लिए। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर की ओर? तो राइट आंसर है, जो देवनागरी जो आप लोग लिखते हैं वो हम कहाँ से लिखते हैं? तो बाएं से दाएं। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्णमाला का वैज्ञानिक क्रम कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, ये सब किस लिपि की देन है? रोमन, देवनागरी, अरबी या फिर चीनी? तो राइट आंसर है, ये सभी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? तो देवनागरी में। नेक्स्ट है, महादेव गोविंद रानडे ने लिपि सुधार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? लिपि सुधार समिति, सोशल कॉन्फ्रेंस, नागरी प्रचारणी सभा या फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन? तो गोविंद रानडे के द्वारा जो है सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, अ की 12 खड़ी का विचार किसने दिया था? सावरकर बंधु ने, तिलक ने या फिर गांधी ने या फिर विनोबा भावे ने? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सावरकर बंधुओं ने। नेक्स्ट है, तिलक टाइप में कुल कितने टाइप निश्चित किए गए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 150, 190, 210 या फिर 250? तो तिलक जो टाइप होता है इसमें कितने तरह के टाइप थे? तो 190 तरह के। ठीक है। नेक्स्ट है, 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, संपूर्णानंद, पुरुषोत्तम दास टंडन या फिर राहुल सांकृत्यायन? तो राइट आंसर है यहाँ पर
आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, नेक्स्ट है काका कालेलकर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1935, 1947, 1953 या फिर 1960? तो राइट आंसर है 1935 में। ठीक है, इंदौर सम्मेलन में जो है इनकी एक समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब प्रकाशित किया? 1966, 1970, 1983 या फिर 1990 में? तो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण ये उन्होंने 1966 में प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट है मानक देवनागरी में ख का कौन सा रूप सही माना गया है? रवा, मिला हुआ, बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ख स्पष्ट मुड़ा हुआ या फिर दोनों? तो मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो है ऐसे वाला या फिर ऐसे वाला कौन सा सही है? तो राइट आंसर है, तो क्योंकि हमने इसको यहाँ पे क्या पढ़ा, देखिए यहाँ पे हमने इसको पढ़ा र और व, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है मिला हुआ। ठीक है, क्योंकि ये र और व नहीं है, ये क्या है, ख है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, और दूसरा इन्होंने क्या दिया है कि जो ख है वो ऐसे बना हुआ है जिसमें जो ये र जैसा जो होता है ये मुड़ा हुआ है, स्पष्ट मुड़ा हुआ है, या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि स्पष्ट मुड़ा हुआ। ठीक है, ताकि जो र और व का, अब कई लोग इसको क्या पढ़ेंगे, र और व पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा भ्रम ना हो इसके लिए इसको मान्यता दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का निर्देश किसने दिया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाबू श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, पहले क्या प्रयोग होता था? पंचमा अक्षर जो हम लास्ट में देखते हैं क ख ग ये वाला, और बाद में क्या प्रयुक्त होने लगा? तो ये जो बिंदी है, अनुस्वार, इनका प्रयोग होने लगा। ये सुझाव किसने दिया था? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने। नेक्स्ट है संयुक्त वर्ण जैसे विद्या को लिखने का मानकीकरण मानक तरीका क्या है? हलंत लगाकर विद्या, पुराने संयुक्त में विद्या, या फिर रोमन लिपि में, या फिर अलग अलग लिखकर? तो राइट आंसर है, तो देखिए ये जो संयुक्त वर्ण है विद्या, इसका मानक तरीका कौन सा है? तो मानक तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, हलंत लगाकर, वी फिर आधा द के नीचे हलंत लगा दिया, और ये क्या है? मानक तरीका है। नेक्स्ट है हिंदी में नुक्ता वाले वर्ण जैसे ज, फ का प्रयोग अनिवार्य क्यों है? अर्थभेद को स्पष्ट करने के लिए, सजावट के लिए, केवल उर्दू के लिए, या फिर अनिवार्य नहीं है? तो राइट आंसर है कि अर्थभेद को स्पष्ट करने के लिए। नेक्स्ट है देवनागरी के लिए सबसे पहला फॉन्ट कौन सा माना जाता है? कृतदेव, सिद्धार्थ, मंगल या फिर चाणक्य? तो राइट आंसर है सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिकोड क्या है? एक फॉन्ट है, एक अंतर्राष्ट्रीय कोडिंग मानक है, एक कीबोर्ड लेआउट है, या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिकोड क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय कोडिंग मानक है। नेक्स्ट है रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट किस पर आधारित है? टाइपराइटर, फोन स्क्रीन, ध्वन्यात्मकता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रेमिंगटन क्या है? तो ये एक टाइपराइटर है। ये जो है ये कीबोर्ड लेआउट टाइपराइटर पर आधारित है। ठीक है, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्क्रिप्ट, इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट, इंटरनल स्क्रिप्ट या फिर इंटरनेशनल स्क्रिप्ट? तो इनसे यहाँ पर क्या तात्पर्य है? तो इंडियन स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है मंगल फॉन्ट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, CDAC या फिर गूगल? तो राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है मंगल फॉन्ट विकसित किया गया था, और ये डिज़ाइन जो है रघुनाथ जोशी ने डिज़ाइन किया था। ठीक है,
नेक्स्ट है, देवनागरी को अखिल भारतीय लिपि बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया? शारदा चरण मित्र, गांधी जी ने, या फिर राजा राममोहन राय ने, या फिर दयानंद सरस्वती ने? तो राइट आंसर है शारदा चरण मित्र ने। नेक्स्ट है, नागरी लिपि का प्रयोग किस विदेशी देश में प्रमुखता से होता है? मॉरिशस, फिजी, नेपाल, या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893, 1900, 1910, या फिर 1920? तो राइट आंसर हो जाएगा 1893। नेक्स्ट है, देवनागरी के प्रचार में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? नागरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती, हंस, या फिर इंदु? तो राइट आंसर है नागरी प्रचारणी पत्रिका का। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि का उल्लेख है? 343, 344, 351, या फिर 348? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट है, यूनिकोड में हिंदी टाइपिंग के लिए प्रचलित फोनेटिक पद्धति का क्या अर्थ है? कीबोर्ड के बटनों को रटना, जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं ऐसे करके वैसा ही हिंदी में आना, विशेष कोड याद करना, या फिर केवल माउस से टाइप करना? तो राइट आंसर है, फोनेटिक पद्धति का क्या अर्थ है कि जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं वैसा ही हिंदी में आना। ठीक है। नेक्स्ट है, CDAC पुणे का पूरा नाम क्या है? जो CDAC है इसका पूरा नाम क्या है? चलिए ऑप्शंस पे आते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डिजिटल एंड एडवांस कोडिंग, कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड कोडिंग सेंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है, यूनिकोड में देवनागरी के वर्णों का स्थान कहाँ से शुरू होता है? तो इसका स्थान कहाँ से शुरू होता है? U+0900, U+1000, U+0800, या फिर U+40? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी शुरुआत जो है U+900 से होती है और 97 तक जाती है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी सॉफ्टवेयर आकृति किस प्रकार का फॉन्ट उपयोग करता है? यूनिकोड, लेगेसी, ओपन टाइप, या फिर TTF? तो ये किस प्रकार का फॉन्ट जो है उपयोग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेगेसी। ठीक है। नेक्स्ट है, वेब दुनिया पोर्टल का हिंदी तकनीक में क्या योगदान है? पहला हिंदी पोर्टल है, हिंदी सर्च इंजन है, हिंदी ईमेल सेवा है, या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है। सबसे पहले जो आया था वो क्या था? वेब दुनिया। ठीक है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का प्रमुख दोष क्या माना जाता है? लेखन और मुद्रण में एक रूपता की कमी, अत्यधिक वैज्ञानिकता का होना, स्वरों की संख्या कम होना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लेखन और मुद्रण में एक रूपता की कमी। लेकिन ये होता था पुराने समय में, इसमें भी चीज़ों में बदलाव आया है। नेक्स्ट है, भा और मा में भ्रम होने का क्या कारण है? शिरोरेखा का अभाव, बनावट में समानता है, उच्चारण में समानता है, या फिर कोई नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनकी जो बनावट है उसमें क्या है? समानता है भा और मा में। तो इसके लिए देखिए पहले क्या था, कई लोग ऐसे भा बनाते थे। अगर पुराने टाइम में देखेंगे तो ऐसे भा बनता था, तो इसमें लोगों को भ्रम हो जाता था कि भा और मा में इतना नहीं पता चलता था, कई लोग लाइन भी लगा देते थे। अब इसको सुधारने के लिए क्या किया गया? जो भा है उसको ऐसे गोल कर दिया गया, उसमें क्या है? गांठ लगा दी गई। ठीक है। नेक्स्ट है, देवनागरी में संयुक्त अक्षरों की अधिकता को मुद्रण के लिए क्या माना गया? वरदान, बाधा, सौंदर्य, या फिर वैज्ञानिकता? तो संयुक्त अक्षरों की अधिकता है, इसको क्या माना गया है? तो बाधा माना गया, जटिलता माना गया है। नेक्स्ट है, रोमन लिपि की तुलना में देवनागरी को स्थान घेरने वाली लिपि क्यों कहा गया है? मात्राओं के ऊपर नीचे होने के कारण, वर्णों के बड़े होने के कारण, शिरोरेखा के कारण, या फिर संयुक्त वर्णों के कारण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कि जो इसमें क्या होता है, जो वर्ण होते हैं वो क्या है, मात्राओं के ऊपर नीचे होने के कारण, किसी में मात्रा ऊपर लगी होती है, किसी में मात्रा नीचे लगी होती है, तो ये समस्या जो है इसमें आती है, इसलिए इसको स्थान घेरने वाली लिपि कहते हैं। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? लिपि को सुंदर बनाना, कंप्यूटर और मुद्रण में एक रूपता लाना, इसे कठिन बनाना, या फिर संस्कृत को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर और मुद्रण में एक रूपता लाना। नेक्स्ट है, गूगल इनपुट टूल किस तकनीक पर कार्य करता है? लिप्यंतरण, अनुवाद, डिटेक्शन, या फिर OCR पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिप्यंतरण पे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप बोलते हैं तो वो क्या है, टाइप कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हस्तलिखित देवनागरी को कंप्यूटर टेक्स्ट में बदलने वाली तकनीक क्या कहलाती है? OCR, OMR, MICR, या फिर ASCII। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? तो OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसमें आप हस्तलिखित देवनागरी हुआ उसको क्या है, वो टेक्स्ट में चेंज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वॉइस टाइपिंग के लिए देवनागरी में सबसे सटीक सॉफ्टवेयर कौन सा है? गूगल असिस्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्पीच टू टेक्स्ट, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी चीज़ें जो है वॉइस टाइपिंग के लिए अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनिकोड के आने से हिंदी का सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? फॉन्ट की समस्या खत्म हो गई, हिंदी टाइपिंग कठिन हो गई, हिंदी लुप्त हो गई, या फिर केवल अंग्रेजी में टाइपिंग संभव हुई। तो यूनिकोड के आने से अगर हम कहें तो जो फॉन्ट की समस्या थी वो खत्म हो गई, अब बिना फॉन्ट के भी टेक्स्ट क्या है, दिखता है। नेक्स्ट है, हिंदी के तकनीक शब्दावली बनाने वाली संस्था कौन सी है? नागरी विचारणी सभा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, साहित्य अकादमी, या फिर राजभाषा विभाग। तो राइट आंसर है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। नेक्स्ट है, नागरी लिपि का प्रयोग महाराष्ट्र में किस भाषा के लिए होता है? मराठी, कोंकणी, दोनों, या फिर केवल हिंदी। तो ये मराठी और कोंकणी दोनों के लिए नागरी लिपि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि में सुधार के लिए सावरकर बंधुओं ने किस पत्रिका का संपादन किया? केसरी, मराठा, स्वराज्य, या फिर हिंदू। तो इन्होंने जो है केसरी पत्रिका का संपादन किया, किसके सहयोग से? तो तिलक के सहयोग से, बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से। नेक्स्ट है, सिद्धम लिपि से नागरी का विकास किस सदी के आसपास माना जाता है? 8वीं सदी, 10वीं सदी, 12वीं सदी, या फिर 15वीं सदी। तो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण का दायित्व भारत सरकार के किस मंत्रालय पर है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, या फिर विदेश मंत्रालय। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। किसके माध्यम से? शिक्षा मंत्रालय में क्या है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनिकोड कितने बिट का होता है? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, या फिर स्थिति के अनुसार UTF-8 या फिर UTF-16 आदि। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थिति के अनुसार। तो ये 8 बिट भी हो सकता है और 16 बिट भी। ठीक है, ये स्थिति के अनुसार होगा। तो चलिए, ये थी हमारे प्रश्नोत्तरी जो कि आपका यूनिट 2 देवनागरी लिपि, यूनिकोड, इन सब पर आधारित था। तो प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।